Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter conservation of plants and animals. अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब अभी हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. कि एक तो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो जो सर्वाइवल है वाइल्ड एनिमल्स का और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट का, वो एक उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. लार्ज स्केल किलिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की ताकि हम उनकी स्किन ऑब्टेन कर सकें. इससे ये भी एक बिग थ्रेट है उनके सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे जानवर और बर्ड्स के लिए. द डेथ और किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब्स द फूड चेन्स. जो डेथ होती है या किलिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, उससे फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं जिनमें ये एनिमल्स हिस्सा लेते हैं और जिससे बहुत ही अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोसिस्टम के लिए. सो हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें. जो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, वो अगर प्रिजर्व रहेगी तो हमारा इकोसिस्टम भी कंजर्व्ड रहेगा. टू प्रिवेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. हमें जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो मतलब ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के, बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए ताकि हमारा नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस कंजर्व हो सके. तो कुछ मेजर्स जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए हम ले सकते हैं वो ये हो सकते हैं. एक तो जो अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज है, जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए. ये जनरली इसलिए करते हैं टिम्बर ट्रेड के लिए और फायरवुड के लिए. ये इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि जो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट है उससे जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनको बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं. जाहिर सी बात है, अगर किसी का घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगा. इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है फॉरेस्ट ट्रीज को काटने के लिए, तो जितना भी वो फॉरेस्ट कट डाउन करेगी उतने ही एरिया लैंड के एरिया में वो उनको प्लांट भी करेगी ताकि जो लॉन्ग टर्म में लॉस होता है उसको मेकअप किया जा सके, उसको कोप अप किया जा सके. तो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वाइल्ड एनिमल्स के, उनको प्रिजर्व करना चाहिए बाय एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन एरियाज. मतलब कुछ ऐसे एरियाज होने चाहिए जहाँ पर ह्यूमन इंक्रोचमेंट बिल्कुल भी ना हो, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स फ्लरिश कर पाएँ अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में और वो बाहरी दुनिया से अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर पाए. जो पोचिंग होता है या किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स होता है, उस पर टोटल बैन लगना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका, अभी हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के बारे में. तो ये 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनको इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ने फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज हैं जो लॉ से प्रोटेक्टेड हैं और वो पूरे देश में इस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है. जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज या क्रॉप्स का कल्टीवेशन, प्लांटेशंस या कैटल की ग्रेजिंग जो होती है, या हंटिंग है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, ये सब प्रोहिबिटेड हैं. ये इन प्रोटेक्टेड एरियाज में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इन बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश करने का पर्पस ये है ताकि वाइल्ड एनिमल्स और उनके नेचुरल सराउंडिंग्स जैसे फॉरेस्ट, उनको कंजर्व किया जा सके ताकि नेचर का जो हेल्दी बैलेंस है वो मेंटेन हो पाए और जो इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बहुत ही गिनती के रह गए हैं, उनका बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने को हम प्रिवेंट कर पाए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को. क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? Biosphere reserve is a large protected area of land meant for the conservation of wildlife, biodiversity and traditional lifestyle of the tribal people living in the area. Biosphere reserve एक बहुत ही बड़ा
प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है जो कि जिसका पर्पस होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, और जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है ट्राइबल पीपल जो उस एरिया में रहते हैं उसको भी मेंटेन करना। इस तरह के एरियाज जब हम क्रिएट करते हैं तो जो लोकल पीपल होते हैं उनकी जो नीड है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो स्पेशल फीचर होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का वो ये रहता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं या लोकल पीपल हैं वो उसका एक इंटीग्रल या नेसेसरी पार्ट होते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो जॉइंटली मैनेज करता है आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी। तो अब हम डिस्कस करेंगे द बेसिक डिजाइन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज ए वेरी लार्ज कंजर्वेशन एरिया, बहुत ही बड़ा कंजर्वेशन एरिया होता है जो 3 जोन्स में डिवाइडेड होता है। पहला आ जाता है आपका कोर जोन, सेकेंड आ जाता है आपका बफर जोन एंड द थर्ड आ जाता है आपका ट्रांजिशन जोन। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है जो इनर मोस्ट जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का दैट इज कोर जोन। तो जो कोर जोन होता है वहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है इन द कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब आ जाता है आपका मिडिल जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। जो मिडिल जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसको हम बफर जोन भी कहते हैं। बफर जोन कोर जोन के चारों तरफ सराउंड करता है। वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिससे वाइल्ड लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस ना। फॉर एग्जाम्पल जो रिसर्च वर्क है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है या टूरिज्म है, ये अलाउड होता है आपका बफर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। थर्ड आ जाता है आपका आउटर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। जो आउटर मोस्ट जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे सेटलमेंट्स हो सकते हैं, उनके हाउसेज हो सकते हैं ट्राइबल पीपल के, थोड़ा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, इसको हमें अलाउ करना पड़ता है ताकि जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी लाइफ सस्टेन हो सके, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना। कुछ ट्राइबल पीपल आउटर मोस्ट एरिया में रहते हैं, ट्रांजिशन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज पर, लोकल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं ताकि अपनी नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल कर सकें। In a biosphere reserve, the conservation of wildlife and biodiversity are combined with the sustainable use of natural resources. बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, आपकी जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन भी होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है, लोकल पीपल अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ भी कर पाते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं होता बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व टूरिस्ट के लिए ओपन होता है लेकिन बफर जोन तक। जो कोर जोन है वहाँ पर अलाउड नहीं होता टूरिस्ट का जाना। तो हमारे इंडिया में लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। सेकंड आ जाता है आपका काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आसाम में लोकेटेड है। थर्ड आ जाता है आपका सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फोर्थ आ जाता है आपका कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। फिफ्थ आ जाता है आपका पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब हम डिस्क्राइब करेंगे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा डिटेल। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमें पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में वो यूनिक रहती है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स या लोअर वेस्टर्न घाट्स में। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी आपको पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी वो अपर हिमालयन पीक्स में भी मिल सकती है या फिर लोअर वेस्टर्न घाट्स में भी मिल सकती है। इस तरह के एरियाज को कंजर्व करना
हमारे नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट हो जाता है। इसमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 1 नेशनल पार्क है। तो जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हैं वो हैं बोरी सेंचुरी एंड पंचमढ़ी सेंचुरी। जो नेशनल पार्क पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है दैट इज कॉल्ड सतपुरा नेशनल पार्क। तो 2 तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाती हैं, बोरी सेंचुरी एंड पंचमढ़ी सेंचुरी, और जो बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क है दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। एक रिजर्वायर भी है दैट इज कॉल्ड तवा रिजर्वायर इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो क्या हो सकता है, इसके कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व आपकी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प करता है, दैट इज बोथ इंक्लूड्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। सेकंड आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व आपकी बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बायोस्फीयर रिजर्व आपकी नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस या जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया को प्रमोट करता है, जो कि कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव से कंपैटिबल होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपके जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लाइफस्टाइल और कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बायोस्फीयर रिजर्व आपके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एरिया को प्रिवेंट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च या एनवायरमेंटल एजुकेशन या टूरिज्म के लिए भी। अब हम डिस्कस करेंगे फौना एंड फ्लोरा। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और वो बाकी एरियाज में आपको नहीं दिखेंगे। तो जो प्लांट्स आपके पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली ग्रो करते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल्स आपके पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली रहते हैं उनको हम फौना कहते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया के होते हैं उनको फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया हम कहते हैं। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहां पर आपको जो फ्लोरा मिलेगा, मतलब पेड़ पौधे मिलेंगे, वो आपको टीक, जामुन, फन, साल, मैंगो और अर्जुन का मिलेगा। और अगर आप फौना की बात करेंगे या वाइल्ड एनिमल्स की बात करेंगे तो आपको वहां मिलेगा चीतल, वुल्फ, लियोपार्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर और वाइल्ड डॉग। अब हम अगर आगे जाएं और स्पीशीज के बारे में डिस्कस करें तो हमें एक टर्म होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इसके बारे में जानना चाहिए। जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है ये एक बेबी एनिमल होता है या बेबी प्लांट होता है जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है कुछ समय बाद। तो स्पीशीज को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिर से बोलेंगे, अ स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स होते हैं, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पीशीज आपकी एनिमल्स की भी हो सकती हैं, प्लांट्स की भी हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे स्पीशीज के तो आपके एक हो जाते हैं ह्यूमन, टाइगर, डॉग, कैट, काऊ, पीकॉक, कॉकरोच, मैंगो, नीम, पैडी, पाइन, लोटस, सनफ्लावर। इसमें आपकी एनिमल स्पीशीज भी हो गई और आपकी प्लांट स्पीशीज भी हो गई। नंबर की बात करें तो लगभग आपके एनिमल्स की 6 लाख स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं और 4 लाख स्पीशीज प्लांट्स की एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में आज की डेट में। एंडेमिक की बात करें तो एंडेमिक एक ऐसी चीज़ होती है जो पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जिस्ट करती है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही एग्जिस्ट करती है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो एक्सक्लूसिवली आपके स्पेसिफिक एरिया या पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। वो उसी सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो आपको नेचुरली किसी अदर एरिया में
नहीं मिलेंगे। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं तो उनको एंडेमिक टू द पर्टिकुलर एरिया ही कहा जाता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट स्पीशीज में बी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट और अ कंट्री। एंडेमिक हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन के लिए, स्टेट के लिए भी हो सकते हैं और कंट्री के लिए भी हो सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे साल और वाइल्ड मैंगो, वो नेचुरली आपको पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा और द एंडेमिक प्लांट्स ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। एनिमल्स की बात करें तो जो इंडियन जायंट स्क्वायरल है, जिसकी पूंछ बहुत ही बड़ी और फ्लफी होती है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, बाइसॉन है जो कि एक वाइल्ड ऑक्स होता है, वो भी नेचुरली आपको पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलता है। तो जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल और बाइसॉन, ये 3 एग्जाम्पल्स होते हैं ऑफ एंडेमिक एनिमल्स ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब इन एंडेमिक स्पेशीज के लिए कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि उनको इंडेंजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन एंडेमिक स्पीशीज के एरिया में डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है, मतलब कोई नई स्पीशीज आ जाती है या पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगती है फॉरेस्ट एरिया के आसपास, तो उनकी नेचुरल हैबिटेट, जो एंडेमिक स्पीशीज है उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है और उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से कुछ एंडेमिक स्पीशीज फ्यूचर में शायद हमें ना मिले। अब हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जो टर्म सेंचुरी होता है उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, सेफ रहने की जगह। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स सेफ रह सके। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड विच इज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट इन विच नो हंटिंग इज परमिटेड। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे फॉरेस्ट में रह सकें, जहाँ पर कोई भी कटिंग ऑफ ट्रीज या हंटिंग परमिटेड नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको सूटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पोचिंग है, जो किलिंग है वाइल्ड एनिमल्स या कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, वो इंसानों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्टेड हैं वो हैं ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड बक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन एंड राइनोसेरोस। इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रोटेक्ट किए हुए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरे देश में फैली हुई हैं और एक बहुत ही डाइवर्सिटी आपको फ्लोरा फौना की आपको शो करती हैं। उनके बहुत ही यूनिक लैंडस्केप्स होते हैं, बहुत बड़े चौड़े फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, बुश लैंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स के डेल्टास होते हैं। करंटली बात करें तो इंडिया में लगभग 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्पेशली हमने बर्ड सेंचुरीज का नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी बर्ड्स की है। तो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की और उनकी लोकेशंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सेकंड आ जाती है आपकी मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। थर्ड आ जाती है आपकी नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। फोर्थ आ जाती है आपकी भारतपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। फिफ्थ आ जाती है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। सिक्स्थ आ जाती है आपकी
दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। 7th आ जाती है आपकी थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी जो कि केरल में लोकेटेड है। 8th आ जाती है आपकी सतकोसिया बेसिपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। 9th आ जाती है आपकी लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। 10th आ जाती है आपकी बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब हमने बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने डिस्कस कर लिया है। हम इनमें कुछ डिफरेंसेस भी जानेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बहुत ही बड़े एरिया ऑफ लैंड में स्प्रेड होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड में सिचुएटेड होती है। बायोस्फीयर रिजर्व इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पस होता है जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया है उसको कंजर्व किया जा सके, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया को भी ध्यान में रखा जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होती है ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड रहें, उसमें कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई पर्पस नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व में लोकल पीपल जो ट्राइबल पीपल हैं वो उसका हिस्सा होते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल पीपल का कोई भी रोल नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं सच एज कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट्स ये अलाउड होते हैं बट ओनली इन द आउटरमोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन ऑफ लैंड या बिल्डिंग ऑफ हाउसेज या सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।